डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे, एक क्लास हो चुका है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होता है जो कि 12 महीना के अंदर बिक जाए या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बिक जाए। जो एसेट करंट एसेट नहीं है उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। नॉन करंट एसेट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल जिसको छू सके, इनटेंजिबल जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता है। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट यानी कि पैसा लगाए हैं और कल को किस उम्मीद से लगाए हैं कि वो बढ़ेगा। डिफर्ड टैक्स एसेट यानी कि आज हम ज्यादा टैक्स पे कर दिए हैं, कल को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर हम लोग आते हैं सीधे कि फिक्स्ड एसेट का काम क्या होता है। तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं किया जाता है लेकिन वो प्रोडक्शन में मदद करता है, तो उस पर डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, इसके पीछे डिटेल में लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि पीएल बैलेंस शीट का क्या रूल के कारण ये माथा दर्द पैदा हुआ। बेसिकली डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं तो उसका वेयर एंड टियर होता है, उसका इस्तेमाल के कारण उसका वैल्यू गिरता है। वक्त के गुजरने के कारण, टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट होने के कारण उसका वैल्यू गिरता है, जो कि बुक्स में भी गिराना पड़ता है। रूल सिंपल है कि डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट होता है और वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, उसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। बात करते हैं जर्नल एंट्री का, तो हर साल 2 जर्नल एंट्री, जब खरीदेंगे तो एक जर्नल एंट्री पास होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसके बाद उस फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिराया जाएगा। जब एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, तो उसका वैल्यू गिराने के लिए तो टू फिक्स्ड एसेट कर देंगे, बट क्या नाम देके गिराएं, तो इस प्यार को क्या नाम दो, इस प्यार को डेप्रिसिएशन नाम दे दो, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन हम लोग का पीएल में दिखेगा, और क्योंकि पीएल में डेप्रिशिएट हो रहा है फिक्स्ड एसेट, तो हर साल बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिरता हुआ दिखेगा। फिर हम लोग 3 टर्म के बारे में सीखे थे, कॉस्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 2 टाइप होता है यार, एक तो हम घर पे खुद से फर्नीचर बनवाएं, दूसरा हम मार्केट से खरीद के लाएं। अगर मार्केट से खरीद के लाएं तो सीए फाउंडेशन में है और जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है वो सीए इंटर में है। अब घर से खरीद के लाए तो उसको खरीदने का दाम आएगा, उसमें मिला हुआ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। उसमें अगर टैक्सेस दिए हैं तो ऐड होगा, अगर नॉन रिफंडेबल है तो। अगर वो रिफंडेबल है कि आज टैक्स दो कल को तुमको वापस मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से ऐड नहीं करेंगे। लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये सब ऐड होगा। ट्रायल एक्सपेरिमेंट को याद रखना कि अगर ट्रायल और एक्सपेरिमेंट जरूरी है तो ऐड होगा, और अगर हम ट्रायल एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को कुछ पानी मिला जिसको मार्केट में बेचें और उससे कुछ इनकम मिला तो वो भी माइनस होगा। लास्ट दिन भी आप यही बोले थे और हम प्रूफ किए थे, ठीक है। फिर अगर हम ओल्ड मशीन खरीदे तो क्या करना है, ओल्ड मशीन में ऊपर वाला सारा कॉस्ट तो रहेगा ही, ऑब्वियस सा बात है, बट एक नया कॉस्ट है जो न्यू मशीन में ऐड नहीं होता लेकिन ओल्ड में होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद आता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यानी कि आखिर में कबाड़ में जब एसेट को बेचेंगे तो कितना में बिकेगा, आखिर में कितना में बिकेगा। यूजफुल लाइफ में किसको कंसीडर करना है, फिजिकल की इकोनॉमिक, हमेशा इकोनॉमिक। फिजिकल मतलब उसका जिंदगी कितना, इकोनॉमिक यानी कि हम कितना दिन उससे पैसा कमा सकते हैं, हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, इकोनॉमिक। फिर आता है कि लाइफ कैसा होता है, 3 टाइप का, ईयर्स, आवर्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और उसी के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। हम लोग सबसे पहले बात किए थे एसएलएम मेथड या फिर एफआईएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसमें भी हम लोग 2 बात किए कि या तो एक फॉर्मूला के द्वारा सारा काम कर दो या फिर परसेंटेज के द्वारा। फॉर्मूला सिंपल सा है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इससे क्या निकलेगा, डिप्रिसिएशन प्रति साल कितना लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन पहली साल लगा वही हर साल लगता जाएगा। परसेंटेज मेथड में तुम लोग डिप्रिसिएशन का एक रेट निकालो। रेट कैसे निकालेंगे, डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एसेट का कॉस्ट से। जैसे कि मानो लाख रुपए का एसेट है और 16% डिप्रिसिएशन आया, तो हर साल कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, 16,000। हम लोग परसेंटेज मेथड ज्यादातर हर जगह देखते हैं। फिर हम लोग बात किए कि अगर एसेट कंप्लीटली डेप्रिशिएबल है तो डब्ल्यूडीवी लास्ट में जाके क्या होता है, हमेशा स्क्रैप वैल्यू। अगर हम पूरा एसेट को डेप्रिशिएट किया और स्क्रैप वैल्यू 0 है तो मेरा साल के जिंदगी के अंत में क्या होगा, एसेट का दाम 0। अगर 10 साल तक डिप्रिशिएट किए और 5,000 वैल्यू आखिर में आना चाहिए था तो डिप्रिशिएट करके कहाँ पे रुक जाना है, 5,000 तक, उसके बाद डिप्रिशिएट नहीं करना है, बेच देना है। ये सब बात हम लोग लास्ट क्लास डिटेल में पूरी किए थे। फिर तुम लोग को फॉर्मूला मेथड में बोले कि हो सकता है क्वेश्चन बोले कि डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर निकालो, तो 2 चीजें, या तो फॉर्मूला मेथड होगा नजर के सामने या फिर कोई परसेंटेज दिया होगा। फॉर्मूला दिया है तो डिप्रिशिएबल अमाउंट ढूंढो। डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पर जो वैल्यू आई थिंक गलत है, तुम लोग जब नोट्स लिखेगा तो ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ 2,20,000 आना चाहिए,
तुम लोग का 2,60,000 यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये चीज सुधार लेना। यहाँ पे होता है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो वो स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे वापस प्लस कर देंगे। इससे हम लोग का निकल जाएगा कि किसी भी nth ईयर के एंड में क्या दाम है। फिर तुम लोग को बोले कि अगर बोलेगा बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मानो 5 साल का एसेट है, बोला एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना साल बाकी है उस एसेट का जिंदगी का, 2 साल। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 3 साल पार हो गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना बचा, 2 साल। अगर हम बोले एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो क्या थर्ड ईयर अभी पार हुआ, नहीं, तो 3 साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 साल बाकी है। तो जब भी बोलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर, तो हमेशा उससे -1 करके हम लोग कंसीडर करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को। अगर हम लोग के सामने परसेंटेज मेथड है, तो फॉर्मूला है कॉस्ट इंटू 100 माइनस ब्रैकेट में रेट इंटू ईयर लैप्स, ब्रैकेट बंद कर दो, जो भी आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। कॉस्ट इंटू ये वाला परसेंटेज करना, हम लोग का वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर आ जाएगा। क्या किसी भी बच्चा को यहाँ तक कोई दिक्कत? यूजफुल लाइफ निकालना है और परसेंटेज नजर के सामने है, तो 100 हमेशा 100 माइनस जो भी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन करेंगे तो ईयर आ जाएगा। ये बात हम प्रॉपर एकदम अच्छे से किसमें बताए थे, याद है, लास्ट क्लास में, ठीक है। डिप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होता है। यहां से हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या सीख रहे हैं भैया? आज हम लोग सीखेंगे कि कभी कभी डेप्रिसिएशन प्रपोर्शनेटली निकाला जाता है। भैया ये प्रपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू। मानो हम एक एसेट खरीदें, ठीक है। अब बात ऐसा है कि मेरा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 2024, खत्म कब होगा? 2025, ठीक है। अगर हम साल का पहला दिन कोई भी एसेट खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं? मानो 1 लाख रुपए का एसेट खरीदे और 10% डिप्रिसिएशन का है, तो 1 लाख इंटू 10%, राइट? या फिर बोले तो 10 बाई, किसी को कोई दिक्कत? अगर हम यही एसेट 1 ही रखते हैं, 1 अक्टूबर को खरीदेंगे तो 6 महीना का देना होगा, क्योंकि भैया कितना दिन यूज किया एसेट, मतलब भैया एसेट कितना दिन यूज करते हैं ये मैटर करता है। हाँ, फिर मेरे मन में एक डाउट आया कि हम एक फायर एक्सटिंग्विशर खरीदें, क्या वो मेरा फिक्स्ड एसेट है? फायर एक्सटिंग्विशर क्या हर साल खरीदते हैं? क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो फायर एक्सटिंग्विशर में ले एक फिक्स एसेट हुआ, टूल्स एंड इक्विपमेंट में वो दिखता है, डजंट मैटर। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि क्या उस एसेट को यूज़ किए हैं, लेकिन उसका भी तो एक एक्सपायरी होता है, उसके अंदर का सारा फॉर्म बर्बाद हो जाएगा उसके बाद, तो क्या वो डिप्रिशिएट नहीं होगा? तो अब हमको ये समझना है कि हम जिस दिन एसेट को यूज़ किए डिप्रिसिएशन उस दिन से लगाएं, या फिर जिस दिन वो रेडी टू यूज़ हो गया उस दिन से लगना शुरू। जिस दिन वो रेडी टू यूजेबल कंडीशन में आ गया मेरे पास, हम उस पर डिप्रिसिएशन चालू कर देते हैं, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे 6 महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करें? इनटू, अगर यहीं पे होता 1 नवंबर, तो 1 नवंबर 5 महीना यूज किए साल में 5। अच्छा, क्या अगली साल से हम यही वाला डिप्रिसिएशन लगाएंगे जो आएगा? अगले साल तो पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्या ये सारा बात दिमाग में घुस रहा है? ये सब बात क्लियर हो रहा है? बोल भाई। उसमें तो लगेगा क्योंकि वो रेडी टू यूज तो था ना। एक्चुअली तो वो यूज हो रहा है, उसका यूज क्या है? जब भी आग लगेगा तब फटाक से बुता दे, तो वो तो यूजेबल है, वो तो यूज हो ही रहा है मेरा। यूज का ये मतलब नहीं कि हम यूज कर रहे हैं, यूज का ये मतलब है कि जब यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब
अगर वो वाला स्टेज में घुस गए तो डेप्रिसिएशन शुरू। क्लियर है? अब मेरे मन में एक डाउट आया। हाँ भाई, कोई भी गुड्स हम परचेस किए जैसे 1 अक्टूबर को, लेकिन दुकानदार हमको 1 जनवरी को भेजा, तब उनको डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को खरीदे, मेरे हाथ में आया 1 जनवरी को, तो मेरे लिए यूजेबल कंडीशन में कब आया? 1 जनवरी। 1 जनवरी से, हाँ, जितना दिन 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। समझ रहा है? जो नहीं समझ रहा है बोलो भैया, हाथ उठाओ, हम वही बात को खाली हाथ उठा के ऐसे करो, हम उस बात को दूसरा तरीका से समझाएंगे। अगर बोलने में डर लगता है, खराब लगता है तो ठीक है। मेरे मन में जब हम ये सब पढ़ते थे ना तो एक डाउट आता था, यूजेबल कंडीशन में होगा तभी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मानो मेरा एगो एसेट है, उस पर हम 3 महीना काम करवाए हैं, तो 3 महीना तो यूजेबल कंडीशन में नहीं है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ। एक बार यूजेबल कंडीशन में आ गया, डेप्रिसिएशन चालू। आप करिए मत करिए, उस पर कुछ काम करवाइए, क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं। बस एक बार हम यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, अब चाहे हम करें ना करें, फेंक दें, कुछ भी करें, मेरा बुक में है तो उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्या ये बात याद रहेगा? अच्छा, ये तो था कि हम परचेज कर रहे हैं तो साल के बीच में पहला साल का डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली लगेगा, यानी कि पूरा नहीं लगेगा, राइट? सीन थोड़ा बदलते हैं। अब मानो हम सेल कर रहे हैं साल के बीच में, तो क्या उस साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे कभी भी? जहां जब तक यूज करें तब तक लगाना है। अगर हम 1/11 तक यूज किए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीना यूज किए ना उस साल का, उस साल खाली 9 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसको, मानो टोटल मेरे को पता चला 1 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है, इंटू 9/12, 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकल गया। 3/12, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकल गया। नीचे में 12 में मतलब वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे मन में एक और डाउट आया कि अभी तो भैया आप 1 तारीख का डेट ले रहे हैं, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, तो हम लोग महीना में कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर यही रहेगा 7 अक्टूबर, 7 नवंबर, तो नीचे हो जाएगा 365 और ऊपर डेज कैलकुलेट करो। और यहाँ पर एग्जाम में गेम करेगा, तुमको लीप ईयर दे देगा, तुम 1 दिन कम कैलकुलेट करेगा, तेरा आंसर गलत आएगा, तुम कॉन्फिडेंस में घर आएगा कि हम सही बनाए, वहाँ पे मिलेगा 0। तो लीप ईयर का भी ध्यान रखना। लीप ईयर क्या होता है? 2020 है, 4 किए, कुछ भी आंसर पॉइंट में आया क्या? नहीं, तो वो लीप ईयर है। जहाँ पॉइंट में आंसर आने लगा तो वो लीप ईयर नहीं है। क्या ये सब बात क्लियर रहेगा? सब तुम लोग को पता है, हम याद दिला रहे हैं, तुम्हारी भूली शक्तियों को तुमको हम वापस याद दिला रहे हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक तो आपका बात हमको एकदम स्पष्ट समझ में आया। यानी कि बाकी सारे केसेस में डेप्रिसिएशन जो है पूरा साल का लगेगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड एक एसेट खरीदा 4 लाख रुपया में, कब? 30 सितंबर 2018 को, 20% पर एनम का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018। हमको ये साल का डेप्रिसिएशन निकाल के दो सबको, बस यहाँ पे ध्यान दो। हमको बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि तनिष्का ये गलती करेगी, किसी से नहीं था लेकिन तनिष्का से था। पता है क्यों? क्योंकि तनिष्का का दिमाग धड़ 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 भागता है, उसको फर्स्ट होने का वो है चुल। एग्जैक्टली क्या 31/12 है, 31/3 है? यही गलती आप लोग एग्जाम में करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, ठीक है। ये 31/12 है, यानी कि हम खरीदे कब? 30/9 को, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना है, तो 4 लाख इंटू 20% फॉर 3 महीना कितना होगा? समझ आया? अच्छा, मानो हम बोले कि डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 है। इस क्वेश्चन में तुमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मानो हम नहीं दिए, हमको तुम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ तो सबको ही। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, आंसर बदलेगा नहीं। मेरा बात को समझो कि हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। क्या किया तुम तुषार, हम लोग को बताओ। सर ऊपर डेप्रिसिएशन किए, कितना रुपया? 20,000, ठीक है। बाई कॉस्ट कितना रुपया? 4 लाख, ठीक है, 200 इंटू 100। हम ये जानना चाहते हैं कि ये 20,000 साल भर का डेप्रिसिएशन है कि 3 महीना का?
तो जो आंसर आएगा डिप्रिसिएशन में वो साल भर का है कि 3 महीना का? अगर 5% 3 महीना का है तो 1 महीना का कितना? अगर 3 महीना 3/12 का 5% है तो 1/12 का कितना होगा? 5 × 12/3 दैट इज 20%। लेकिन ये करो ही मत, बुद्धि लगाओ। क्या बुद्धि लगाए भैया? कि 3 महीना का डिप्रिसिएशन कितना है? सॉरी कितना था, कितना हजार? जब भी महीना लिखो तो नीचे /12 लिखना है। हमको निकालना है 1 साल का डिप्रिसिएशन। हमेशा हम क्या बोले, ऊपर में डिप्रिसिएशन होता है लेकिन साल भर का ना भाई। परसेंटेज पर एनम वर्ड यूज होता है ना, एनम मतलब प्रति वर्ष। तो 3/12 है 20,000। हमको निकालना है 12/12 का। एम आई रॉन्ग? 12/12 का तो 20,000 × 12/3 कितना आया? ये पर ईयर का है। अब करो 80,000 / 4 लाख × 100। क्या किया? ठीक है, वही तो की। अल्टीमेटली तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को साल भर का डिप्रिसिएशन निकालना है। पहले रुपया में 80,000 और फिर सॉल्व करना है। हाँ वो भी चलेगा, चलेगा चलेगा। कैसे? तेरा 20% आया था। हाँ तुम क्या किया, बोला तुम हम ये डायरेक्ट कर देंगे तो गलत क्यों हो रहा है? यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं 12 × 12/3, ये भी सही है। ये भी तो 20,000 20% आएगा ना। करो 20,000 / 4 लाख × 12/3 × 100 वही आ रहा है। तुम लोग समझ रहे हम क्या तुम लोग को कन्वे करना चाह रहे हैं? कृति एंड सूरज, तुम लोग दोनों को समझ आया ना बात? कृति नहीं आया? हमको ये बताओ कि यहाँ पे हम लोग 20,000 निकाले थे, स्क्रीन पे देखेगा सबको। ये कितना महीना का है? तुम लोग से पूछ रहे कि हम कृति सूरज से पूछ रहे हैं। जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है उसको जवाब देंगे। कितना महीना का कृति एंड सूरज? 3 मंथ। हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी तुम लोग डिप्रिसिएशन का रेट निकालता है, पर क्वार्टर का निकालता है कि पर एनम का? तो यहाँ पे हमको तो 20,000 पर क्वार्टर है, ये पर एनम होना चाहिए था, तो हमको डिप्रिसिएशन पर एनम निकालना है। अब अलग अलग तरीका है। पहला कि तुमको 20,000 रुपया डिप्रिसिएशन का दिया है, बोला है कि ये एक क्वार्टर का है, यानी कि ये 3 महीना का है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 महीना को। हमको कितना का चाहिए? 12। कितना होगा? 80,000। अब डिप्रिसिएशन निकल जाएगा ना, डिप्रिसिएशन बाय कॉस्ट × 100 20%। पहला मेथड। दूसरा मेथड कि भैया ये सब छोड़िए, सिंपल सा सीन है कि हमको पता है आंसर है 20,000 = 4 लाख का कुछ एक x% हुआ है इंटू 3 महीना का करने पे 20,000 आया। x को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 20%। चाहे आप कुछ भी करें, आपको डिप्रिसिएशन हमेशा प्रति वर्ष का निकालना होता है, 1 एनम का। क्या ये बात अब याद रहेगा? सूरज समझा बाबू? तुम पक्का समझाना भाई। हाँ ठीक है, मेरा मन रखने के लिए मत बोलना, ठीक है? दिक्कत होगा हम तेरे पास आके तेरे को मदद करेंगे। यहाँ पे कोई नहीं फंसना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो लोग नहीं समझता है ना, वो लोग बोलता है डिप्रिसिएशन टफ है, डिप्रिसिएशन में बहुत मैथ्स है। नहीं, डिप्रिसिएशन का मैथ समझो, ठीक है? तुम लोग जानता है 2 + 2 क्या होता है? कैसे समझाते हैं? 1 2 3 4 समझ आता है ना? ऐसे डिप्रिसिएशन में ये वाला क्लैरिटी होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये चीज़ का क्लैरिटी सबको है कि भैया 20,000 तो 3 महीना का है, हमको साल भर का डिप्रिसिएशन निकालना है ना, तो हमको 12/3 करना होगा। 12/3 क्या होता है? 12/3 4 होता है। और तुम बोल रही है 3/4? /4 ना, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? देखो यहाँ पर हम यही चीज़ सिखाएं कि हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग ये गलती करेंगे। तनिष्का भी जब एग्जाम में जाएगी ये गलती करेगी। क्यों तनिष्का?
क्योंकि तुमको लगता है कि धड़ाधड़ सॉल्व कर देते हैं, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना। देखो एग्जाम में, सीए का एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वो जान रहा है कि तुम लोग हड़बड़ी में हैं और तुम लोग हड़बड़ी में जो पॉइंट को मिस करेगा वही पॉइंट डालेगा, तो हम पहले ही उस पॉइंट को तुम लोग को लिखवा देते हैं। क्लियर रहेगा ये बात? आगे बढ़ते हैं। क्या एसएलएम में डिप्रिसिएशन हर साल बदलेगा? नहीं। क्या तुम लोग को अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब पता है? क्या होता है? अक्यूमुलेट वर्ड का मतलब होता है जमा होना। क्या होना? अक्यूमुलेट हो गया, जमा होते जा रहा है। हम, तुम्हारा सारा कर्म अक्यूमुलेट हो रहा है, बाद में तुम भुगतेगा, बोलते हैं ना, तो ये अक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना। अब सारा जमा कैसे करें? अक्यूमुलेट करने के लिए सारा डिप्रिसिएशन को जमा कैसे करें? उसको ऐड करके वैसे जमा हो जाएगा। हर साल 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगाना था। बात को समझो, बैलेंस शीट है, बोला कि यहाँ फिक्स एसेट है 1 लाख, बोला कि हर साल 10-10 हज़ार का डिप्रिसिएशन लगाते रहना है, लेकिन हम लोग जिद्दी है, बोले ना हमको ये चीज़ पसंद नहीं है, हम अपना एसेट को 1 ही लाख पे देखना चाहते हैं। क्या हमको लॉ करने देगा ये काम? बोलेगा तुम डिप्रिसिएशन दिखाओ, बोलेगा सुनिए ना सर, हमको ये 1 लाख देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, हम इसको घटा के नहीं दिखाएंगे। तो लॉ बोला एक काम करो, तुम एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम का डब्बा बनाओ, जिसमें क्या रहेगा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी कि 10,000 हर साल जमा होते रहेगा। तो 10 साल बाद ये 10,000 क्या हो जाएगा? 1 लाख। यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, वैल्यू क्या आएगा? बैलेंस आएगा कुछ, यानी कि वो जीरो हो जाता है। तो बहुत लोग डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करके, वैल्यू गिरा के नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो हमेशा जब हम लिखेंगे पिछले साल का फिक्स एसेट और इस साल का फिक्स एसेट सेम है, मेरा नज़र क्या ढूंढेगा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अगर हम इसको पीएल में नहीं डालेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कहाँ से ला के लिखें? डिप्रिसिएशन क्या होता है? प्रॉफिट घटाने के लिए होता है। अगर हम पीएल में नहीं दिखाएंगे इसको तो ये बनेगा कैसे? जनरल रिजर्व को भी दिखाना पड़ता है कि प्रॉफिट से टान रहे हैं। वही तो सवाल है, पीएल में दिखाएंगे कि नहीं? यस या नो? पीएल में दिखाना पड़ेगा। बनाएंगे कहाँ से? प्रॉफिट से हर साल का, तो पीएल में दिखाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन बेटा पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा। अगर हम डिप्रिसिएशन दिखाएं तो हर साल वो फिक्स एसेट का वैल्यू गिरता हुआ दिखेगा, और ये प्रोविजन वाला दिखाएं तो वो गिरता हुआ नहीं दिखेगा, अलग से चिंता हुई। प्रोविजन क्या चिंता है? इस साल का प्रोविजन कहाँ दिखेगा? इस साल का प्रोविजन दिखेगा पीएल में, और जो जमा हो के बढ़ता जा रहा है वो कहाँ दिखेगा? समझ रहा है अंतर? बैलेंस शीट में ऐड हो रहा है, और पीएल में मेरा इस साल का तो खाली इसी साल का काटेंगे बस। समझ रहे? घूम फिर के 10,000 रुपया पीएल में हर साल आ रहा है, नाम बदल रहा है, ठीक है, रिश्ता वही, बस सोच। अगला टॉपिक पे चलें। W, अरे वाह, तुम लोग का नाम पता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हमको ये मेथड बिल्कुल नहीं पसंद था। कितना प्यारा मेथड है एसएलएम है, एगो मारो, स्टार्टिंग में 10,000 आया, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। ये बोला ना, तुम्हारा 1 लाख है, ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते। 1 लाख रुपया है, फर्स्ट ईयर में 10% लगाओ, कितना आएगा? अब एसएलएम क्या बोला? अरे एसएलएम बोला कि हर साल 10 है, ये बोला नहीं, सेकेंड ईयर में फिर इसका 10% करो, 9,000, कितना आया? थर्ड ईयर में फिर इसका 10% करो, कितना आया? 81,000 माइनस 10%, करो कैलकुलेटर पे, 72,900, फिर इसका 10% करो, फिर इसका 10% करो, फिर इसका 10% करो, ऐसे करके जीरो तक पहुंचो, या फिर स्क्रैप वैल्यू तक पहुंचो।
सवाल उठा कि अंतर क्या है, वैल्यू तो नहीं, जीरो नहीं होगा। अंतर क्या है। मेरा जो एसेट है वो ज़्यादा लंबा समय तक किस में टिकेगा, ये वाला मेथड में। मेरे को चाहिए कि एक एसेट को बैलेंस शीट में और लंबा समय तक दिखाना है, तो WDV यूज करो, है कि नहीं। SLM में क्या 10 साल में खत्म। WDV में एक नुकसान है, क्या नुकसान, कि कम प्रॉफिट काट पाएंगे। मेरा प्रॉफिट हुआ पहला साल, मानो पहला साल हुआ मेरा प्रॉफिट 50,000, तो ये काटने के बाद कितना बचा, दूसरा साल हुआ 50,000, कितना बचेगा अब, तीसरा साल और कम और ज़्यादा, मेरा टैक्स भी तो ज़्यादा लगते जाएगा। ये नुकसान है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि एसेट को हम लंबा समय तक यूज़ कर पाएंगे। क्या 10 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, लंबा समय चलेगा थोड़ा, इसका वैल्यू तो जीरो नहीं होगा सर। होगा एक टाइम पे जाके जीरो होगा या फिर स्क्रैप वैल्यू को टच कर देगा, करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। समझ रहा है बात को। तो WDV में कॉन्सेप्ट मोटा मोटी सब सेम है, घूम फिर के क्या होता है, अमाउंट का परसेंटेज। अमाउंट चेंज होता है। तो ठीक है। सर हमको एक बात बताइए, ऐसा तो चोरी नहीं कर लेगा कोई भी फर्म। मान लीजिए हम शुरुआत से स्टैंडिंग लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जो भी है, उसके बाद ये वाला मेथड करने लगे, तो अकाउंटेंट लोग सोचा ही नहीं, इतना बड़ा इतिहास है हम लोग का, ये दिमाग में आया उन लोग को कि भैया बहुत सही दिमाग लगाई तुम, एकदम CA वाला बुद्धि लगाई कि हम मानिए SLM चला रहे हैं, अचानक से हम WDV में शिफ्ट कर गए, तो इसका तो इम्प्लीकेशन पड़ेगा, उस इम्प्लीकेशन का भी जर्नल एंट्री होगा। और ये सब तो हम लोग नॉर्मल फर्म में सीखे, बड़ा बड़ा कंपनी में जब हम ये एस्टिमेट चेंज करते हैं ना कोई भी, उसका भी हमको डिस्क्लोजर देना होता है कि भैया देखो हम मेथड चेंज किए हैं जिसका ये इम्प्लीकेशंस पड़ रहा है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट में बोलते हैं कि देखिए भैया ये कंपनी मेथड चेंज किया है, उसके कारण प्रॉफिट बदलेगा आने वाला साल में, और ये बदलेगा और ये बदलेगा, सब कुछ सिखाना पड़ता है। क्योंकि तुम लोग फाउंडेशन लेवल में, तो मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम उसमें घुसे, नहीं तो हम वो भी बताते, बट हाँ चेंज होने पे इम्पैक्ट्स आता है, जिसका डिस्क्लोजर देकर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगाह किया जाए। देखो CA का साइन का मतलब क्या है कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। तो हम लोग ये सब चीज़ पे ध्यान देंगे, कोई भी चेंज इन एस्टिमेशन होगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन में नहीं ना बदल सकते हैं, क्वेश्चन में शुरू से वो SLM किए हैं तो SLM ही करना होगा, और क्वेश्चन आएगा जो आएगा, हम है ना, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। ये एक पार्ट है जिसमें हम तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि अगर मानो एक साल में PL में 100 रुपया लगता है, तो डेप्रिसिएशन और रिपेयर को मिला के वो 100 रुपया लगता है। मतलब हर एसेट को जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो रिपेयर का जरूरत पड़ेगा। आज मेरा एसेट का वैल्यू क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसका कुछ काम का जरूरत है, तो रिपेयर का जरूरत पड़ेगा ना। तो वो भी जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, अगर रिपेयर कराते तो रिपेयर को दिखाते अलग से, बट बहुत बार वो इंक्लूडेड होता है, एग्जाम के लिए एकदम इरेलेवेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV। इंस्टीट्यूट को इस पर थ्योरी पूछना पसंद है, तुम 3 को पॉइंट मार दिए, तुम लोग तैयार रहना कल को आए तो। पहला तो सिंपल, SLM में एक बार जो लग गया वो कांस्टेंट लगेगा, और WDV में वही वाला, देखो याद करो, 10,000 से 9,000, 9,000 से 8100, क्या हुआ। अच्छा, चार्ज इन PL SLM में क्या होता है, चार्ज इन PL, चार्ज इन PL का मतलब क्या, PL में उसका जो परसेंटेज डलता है। और ये जो बात हम यहाँ पे तुमको बताए ना, ये हम वही समझाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बात को समझो, पहले साल डिप्रिसिएशन 10 रुपया लगा 100 रुपया का एसेट में, तो क्या कोई रिपेयर किया होगा पहला साल। अगर हम WDV मेथड किए तो 9 रुपया का डिप्रिसिएशन लगाएं, बट 1 रुपया का रिपेयर भी पक्का लगा होगा, 10 आया, 9 + 1 10, पहला साल भी 10, दूसरा साल भी 10, राइट। तीसरा साल हम लोग कितना निकाले थे, 81,000 मानो 8.1 है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग मानो वैल्यू रखे 100 माइनस पहला साल 10%, कितना आया, दूसरा साल 9%, कितना आया, तीसरा साल 8.1, कितना आया, 7.99, ठीक है।
घूम फिर के दिख रहा है तुम लोग को वैल्यू। और देखो पहला साल का डिप्रिसिएशन 10, दूसरा साल का 9, तीसरा का 8.1, चौथा का 7.99 आ रहा था, 2 लिख दिया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन तो हम लोग का लग रहा है, राइट। अब तुम लोग को मन में एक सवाल उठेगा, भैया जो SLM मेथड होता है वहां तो हर साल 10 रहता है और इस मेथड में तो हर साल वैल्यू गिरते जा रहा है, कोई भी गधा होगा जो कम प्रॉफिट काटना चाहेगा, है ना। वो लोग क्या करता है, रिपेयर नाम से खर्चा दिखाएगा। एज ए सीए हम तुम लोग को बता दिए, वो लोग क्या करेगा, पीएल में जो जा रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रखेगा। पीएल में जो जा रहा है वो हमेशा 10 के आसपास जा रहा है ना, 10, 10.5, 9.5 ऐसे जाएगा। तो पीएल में जो WDV में जाएगा वो कांस्टेंट है। लेकिन तुम सोचो, क्या ये रिपेयर जरूरी है? हर साल ऑब्वियसली हर साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगता है। और यहीं पे अगर हम SLM मेथड फॉलो करते हैं तो हर साल 10 होता है। तो SLM मेथड में तो ये पहला साल 10 है तो दूसरा साल 11, तीसरा साल 12, तीसरा साल 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, पीएल में जो जा रहा है 2 इफेक्ट वो इंक्रीज कर रहा है। भैया नहीं समझ में आया? नहीं समझना चाह रहे हैं भैया, मत समझो, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, रट लेना। ठीक है, समझ लिया, वेरी गुड, ओके, याद रहेगा ये बात। अगर डिफरेंस पूछा तो हम तैयार कर दें। इसका क्या भैया प्रैक्टिकल कोई मदद है? कुछ नहीं है। SLM में अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है तो क्या होगा, आओ देखते हैं। ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर कितना था 10 के, सेकेंड ईयर 19 के, थर्ड ईयर करो तो 19,000 प्लस 8,100 27,100। अगर SLM मेथड देखा तो पहला साल 10,000, दूसरा साल 20,000, तीसरा साल दोनों में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पहला वाला में जो इंक्रीज है WDV मेथड में वो कैसा इंक्रीज है, पहला 10, दूसरा साल 9 का, तीसरा साल 8.1 का, ये इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। याद आ रहा है, कुछ बताए थे ऐसा, हम इंक्रीज करना है एट अ डिक्रीजिंग रेट, और ये इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। इंक्रीजिंग नहीं है, 10 का तो इंक्रीज हो रहा है हर साल, कांस्टेंट रेट। तो ये पॉइंट निकला कि ये इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट और ये इंक्रीज करता है एट अ, एग्जाम में याद करके लिखना, बट मेरा जिम्मेदारी है तुम लोग को रीजन देने का। क्या ये बात याद रहेगा? 3 से ज्यादा मार्क्स का नहीं आता ये वाला, चौथा भी आएगा तो कुछ बना के लिख देना, कहीं देना तो लोगों को 4 में 3 ही। अब मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, कि हम तुम लोग को मैथ्स का विशेषज्ञ समझें कि बुद्धू बच्चा समझ के फॉर्मूला रटवाएं। एवरेज समझ ले, ठीक है, चलो एवरेज समझते हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोग अभी ऊपर निकाले थे ना, 5% तुम लोग निकाला था और हम लोग 20% निकाल के दिखाए थे कि क्या गलती होता है। ऐसे भी बहुत बार WDV मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने देगा। क्या बोल रहे हैं हम? WDV मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने देगा। कैसे निकालना है? एक फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस n का स्क्वायर रूट R/C इंटू 100। देख के भैया दिल धड़क के एकदम ऐसा लग रहा मुंह से बाहर निकल जाएगा। नहीं है? चलो एगो सम हम दे रहे, सॉल्व करो तो। 1 माइनस 3 टू द पावर 144/12 इंटू 100। सॉल्व करो इसको। हम जो अभी लिखवाएंगे वो तुम लोग का नोट्स में होना चाहिए और कॉपी का फ्रंट पेज में होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो, ये चीज़ का ज़रूरत इंटर फाइनल सब जगह है। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दें, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दें भैया। बात कुछ ऐसा है कि ये तो हम कर दिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 जा 144, यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है। इसको हम और सिंप्लीफाई किए तो आया 1 माइनस 3 का क्यूब रूट 12 इंटू 100। भैया यहाँ 2 होता ना तो मानते स्क्वायर रूट है, यहाँ ये 12 टू दी पावर 1/3 बोला जाता है। 12 टू दी पावर 3 होता तो हम कर देते 12 2 बार इंटू दबा के इक्वल टू
आराम से हो जाता। ये कैसे करें? जब भी तुम लोग को इस फॉर्मेट में कुछ मिले, प्लीज यहां ध्यान दो जुल्फिकार, इस फॉर्मेट में कुछ मिले कि यहां पर स्क्वायर रूट के आगे कोई नंबर है और अंदर कुछ नंबर है, तो एक प्रॉपर तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। तरीका याद कर लो, हम लोग का क्या निकालना है? 3 का स्क्वायर रूट 12, राइट? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये मानो n है और अंदर में मानो a है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे एंड स्क्वायर रूट को 12 बार दबाएंगे। सबको साथ में करना है। a क्या है हम लोग के लिए? 12 है ना? 12 लिखो, स्क्वायर रूट को 12 बार दबाओ। दबा दिया, बस रुक जाना। फिर करो -1, कर दिया। अब करो डिवाइडेड बाय n, n क्या था? 3, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। फिर करो +1 और फिर करो इंटू इक्वल टू 11 बार, इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, ऐसे करके 12 बार करो। बस ये आया, ये आंसर, ठीक है? अब इसका भी डेरिवेशन है जो हम नहीं सिखाएंगे, ऑब्वियस सा बात है, कोई फर्क नहीं है। ये 5 स्टेप में आंसर आता है। पहला, जो भी चीज है उसको लिखो 12 बार, स्क्वायर रूट कर दो, फिर -1, फिर डिवाइडेड बाय जो ऊपर में है, जैसे 3 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है वो, फिर +1 और इंटू इक्वल टू 12 बार। ऐसे करके ये वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा। तो हम लोग आया 2.28, राइट? ओके, ठीक है, चलो हम लोग एक सम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले ये जो फॉर्मूला है इसका पोस्टमार्टम करें। ये R/C जो है इसको क्या बोलते हैं? R का मतलब है रेसिडुअल वैल्यू और C का मतलब है कॉस्ट। रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, और C का मतलब है कॉस्ट। लेट मी टेल यू, हम पहले ये फॉर्मूला लिख देते, रुको। पहले लिखे क्वेश्चन, कॉस्ट 17 लाख, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख, लाइफ 3 साल, 3 इयर्स। फॉर्मूला है फॉर्मूला है -n का स्क्वायर रूट, n का रूट ओवर बाई R/C को ब्रैकेट में डाल के इंटू 100। हमको रेट बताओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? ये है कॉस्ट है C, स्क्रैप वैल्यू है R और लाइफ है n। 3 लाख, सबसे पहले R क्या है? स्टेप R है 3 लाख, डिवाइडेड बाय 17 लाख, ठीक है? किए, कुछ आया? स्टेप 1, 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ, यही वाला जो वैल्यू आया उसी में 12 बार स्क्वायर रूट दबा दो। हो गया? स्टेप 2 -1, जो अभी आया उससे -1। स्टेप 3, डिवाइडेड बाय n क्या है हम लोग के लिए? कर दो, डिवाइडेड बाय 3। स्टेप 4 +1, स्टेप 5 इंटू इक्वल टू 12 बार कर दो। ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख आया ये वैल्यू। अब हम तुम लोग को क्या बोले, ये पार्ट निकल गया, क्या करना है इसमें? 1 माइनस और जो भी आएगा इंटू 100, ठीक है? 1 माइनस 0.56095 इंटू 100, 43.91%। ये मेरे हिसाब से इसका डिप्रिसिएशन होना चाहिए 43.91%, ठीक है?
समझ आया? हाँ, तो पहले का इतना बुद्धि नहीं था। यहाँ पर हम लोग गलत आंसर लिखे थे पिछले बार, 37, ये गलत है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 43 पॉइंट समथिंग %। याद रहेगा ये बात? कैसे निकालना है सीखे, बस। हम लिख भी लिए। बस ये चीज को रट लेगा ना तुम लोग, देखो इसको डिराइव करके दे देंगे, कोई फायदा नहीं है, समय बर्बादी और डर बैठेगा। तो डिराइव मत करो, रट। पहले डिराइव करना रहता है। क्या बोल रही थी तुम तनिष्का? जब तक लिखेंगे तो तब तक रटेंगे कहाँ से? वो स्टेप्स लिखना है हाँ, वही तो लिखे हैं कि बस। पहले जो अमाउंट है उसमें -1 करना है, फिर उसको 12 इसमें। अब देखो हम तुम लोग को बताएं हुआ क्या, हुआ क्या। WDV मेथड है और क्या रेट है, तुमसे पूछा कि क्या रेट लगना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर में आता है ना, मानो x⁻³ इज इक्वल टू y, राइट। ये अगर टू दी पावर में 3 है तो इधर जाके क्या हो जाता है, √3 या फिर y⁻⁴ ये दोनों एक ही बात है। क्यूब रूट या फिर 1⁻³ एक ही बात है। और ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिराइव होते हुए आया, एकदम नहीं पढ़ने का, इसको समझने का एकदम नहीं, याद कर लो, एग्जाम में आएगा ऐसा। 10 सम प्रैक्टिस कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना जो, इसी के ऊपर। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, प्रमोद सर को पकड़ना। अगर मन में डाउट है, प्रमोद सर मदद कर देंगे, क्योंकि हम खुद पे यहाँ पे भरोसा नहीं रखते कि मैथ्स तुम लोग को एकदम वो समझा पाए जो हमको आता है, तो हम नहीं छेड़ना चाहते तुम लोग का दिमाग, ठीक है। याद कर लेना, क्लियर है। और हम भी याद किए थे, हाँ, कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया कि अगर n⁻⁴ अंदर में a है, जो कि मिलेगा इंटर में भी 1000 जगह और फाइनल तो भरा पड़ा है, ये वाला चीज को रट लो, हर बार सही आंसर आएगा। ये ट्रिक है और ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे, चलो ठीक है, देखते हैं, रुको दे रहे हैं। हाँ रुको, 8⁻512, 3⁻512, वेरी गुड। तो ये वो जो फॉर्मूला है उस पे हम लोग को एक ग्रिप बना दिया। अब हम एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे और एक इलस्ट्रेशन होमवर्क दे देंगे, बस। और वो इलस्ट्रेशन में हम बनाएंगे नहीं, तुम लोग को पता होना चाहिए। लेजर बनाने किसको नहीं आता है, हाथ उठाओ। लेजर सबको आता है, नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। एक बार हम लेजर का कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करा दे रहे फटाक से। कोई भी मशीन है और उसका लेजर बना, तो पहला सवाल मन में क्या होगा कि उन 8 में से जो भैया पहली बार बताए थे, क्या एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, ये उन 4 में से किस में है? दिमाग में आ जाना चाहिए एसेट, बढ़े तो, घटे तो, और यही लाइबिलिटी होता तो उल्टा हो जाता। डेबिट और क्रेडिट इसी तरफ रहेगा, ये एरो उल्टा हो जाता। दिमाग में ये बताया। जॉस जैन ब्रदर मशीन खरीदे 1 जुलाई 2018 को, साल का बीच में खरीद रहे ना, कैसे पता है जी? अगर साल उसका 1 तारीख से चालू होता है तो 1 जुलाई से, कौन बोला फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए? आंसर देखो यहाँ पे, बुक्स कब बंद हो रहा है? तो हम लोग का साल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी से। सेम गलती तुम थोड़ा देर पहले की थी ना, और यही गलती तुम बेटा एग्जाम में करेगी, ठीक है। दिमाग को शांत रखो तुम और सूरज, जब सॉल्व कर रहा है ना, दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो। तुम लोग का दिमाग एकदम सही चल रहा है, तुम लोग का दिमाग आगे भागना चाह रहा है, बट वहाँ पे गलती होगा। पहले उतना ट्रेन करो कि हम आगे भाग सकें, ठीक है। तो जॉस जैन एंड ब्रदर एक्वायर की एक मशीनरी 14 लाख का, कब? 1 जुलाई को। अब जब हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन घटता है या बढ़ता है? मशीन बढ़े तो 1 जुलाई कितना से 2, क्या लिखे हैं? बैंक पैसा गया होगा कितना? 14 लाख। कोई दिक्कत? एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इंस्टॉलेशन, क्या ये उसका
कॉस्ट का हिस्सा है तो वो यहीं पर आएगा। अगर कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता तो इसका लेजर में नहीं दिखाते। तो टू बैंक, यहाँ पे एक्सपेंस लिख के 1 लाख, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर फर्म जो है 10% पर एनम का डिप्रिसिएशन लगाता है। तो हम लोग का कॉस्ट कितना आया, इस पे 10% का डिप्रिसिएशन कितना होगा? बहुत खूब। अभी 15 लाख का एसेट है, 10% का डिप्रिसिएशन 1 जुलाई से 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंटू 6/12 करेंगे, कितना आया था हम लोग का? 1.5 लाख आया था ना, सीधे आधा कर दो 75,000। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ पहला साल का? अब यहाँ पे भी 15 लाख होना चाहिए, है क्या? नहीं, सीडी आएगा कितना? 15 लाख माइनस 75,000, 14,25,000। अब ये वैल्यू कब है? 31/12/2018 का। हम अगला साल में पहुंचे 1 जनवरी 2019। टू बैलेंस बीडी कितना होगा? एग्जैक्टली 14.25 लाख। कुछ खर्चा हुआ इसमें? क्वेश्चन देखो पहले। नहीं। अब इस पे हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 10%, कितना आएगा? 1.5 लाख। अरे भैया इसका 10% तो 1.5 लाख नहीं होता। कौन सा मेथड है? कुछ बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड। कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग WDV मेथड करना चाहेगा लाइफ में? SLM करो। अब पहले साल, हाँ भाई, नहीं, हम यहाँ पे तुमको ये बता रहे कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो SLM लेंगे। अब पहला साल 75,000 था, बच्चा लोग गलती करेगा इस साल भी 75,000 देने का। पहले साल 1.5 लाख होता अगर साल भर यूज होता तो, नहीं हुआ तो 75 दिए। हम लोग हमेशा कॉस्ट का 10% देखेंगे, कितना आएगा? डिप्रिसिएशन 1.5 लाख। 14,75,000 से 1.5 लाख घटाओ, कितना बचेगा सीडी में? 12,70,000। अगले साल ये बैलेंस फिर आ जाएगा, फिर इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। डिप्रिसिएशन को बाई साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिप्रिसिएशन से मशीन का वैल्यू गिरता है और मशीन का वैल्यू गिरे तो ये बात याद रहेगा, पक्का प्रॉमिस। तो ये इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, ये दोनों अगला क्लास हमको होमवर्क कॉपी में चाहिए। 90% डिप्रिसिएशन का बेसिक्स कंप्लीट है। इसी को बार बार मजबूत करो, कल इस पे मेहनत करो और फिर ट्यूसडे को हम लोग इसको देखेंगे। इन द मीन टाइम मंडे को टेस्ट है, जो बच्चा लोग लास्ट क्लास नहीं दिया था यूनिट 1 to 3 का।